गो डाउन टू योर एग्जाम्पल पैसेजेस और आप मेरे साथ एग्जाम्पल पैसेजेस पे फोकस करिए और चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं. सो हियर इज आवर एग्जाम्पल पैसेज नंबर 1 जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे. सो वी विल यूज़ द रिवर्स मेथडोलॉजी हियर. और पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले ट्यूटोरियल्स में भी किया है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ, कि पहले वी विल रीड द फर्स्ट 2-3 लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसेज का टॉपिक क्या है, और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे जाके अपने क्वेश्चंस को समझेंगे. तो चलिए लेट अस बिगिन रीडिंग द पैसेज विद द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड आई एम स्टार्टिंग. In the last 2 decades, plastics seem to have invaded every domain of human life. From being rampantly used in the manufacturing of various utilities or for packaging purposes, plastics and polythene are an inseparable part of lives for most people across the globe. स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ के आई थिंक वी कैन ईजिली गेस कि जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज़ समवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन, और कैसे ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स. तो ये समझने के बाद चलिए लेट अस प्रोसीड टू अ क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड सी कि हमसे क्या पूछा गया है. Please follow your screen, students, and let's see the question number 1. Allowing a material as dangerous as plastic to be manufactured and circulated is like allowing human health and environment to erode simultaneously. अब हमारा क्वेश्चन है, which of the following pairs of words and their synonyms are correct? आपके गिवन 6 ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स. आप प्लीज अपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कीजिए. वर्ड और सिनोनिम आपसे पूछा गया है. सिनोनिम का जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, सिनोनिम से हम समझते हैं मीनिंग्स, पर्यायवाची शब्द. सो यू आर बीइंग आस्क्ड द वर्ड मीनिंग्स के जो पेयर्स हैं इनमें से कौन सा सही है. तो एक बार जल्दी से आप अपने वर्ड्स और मीनिंग्स को एनालाइज कर लीजिए. यहाँ स्टूडेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ये कभी भी स्टैंड अलोन या अकेले तो नहीं आएंगे. यू नो कि हमारा जो भी एग्जाम पेपर में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होगा इट विल बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस. आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और आपसे वोकेबुलरी सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. इट गोज विदाउट सेइंग कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ऑलरेडी आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, यू हैव ऑलरेडी रेड द पैसेज इन द एग्जाम. तो इसलिए वर्ड मीनिंग सॉल्व करने के लिए, वोकेबुलरी सेक्शन के लिए वर्ड्स को पैसेज में ढूंढना आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क हो जाएगा. लेकिन यहाँ क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के एग्जाम्पल पैसेजेस लेके चल रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पूरा पैसेज थॉरली यहाँ रीड करने की जगह आप सबसे पहला फोकस रखिए वर्ड है. बट क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक सिचुएशन की जहाँ आपको वर्ड के मीनिंग्स नहीं आते हैं, तो प्लीज़ चलिए पैसेज में जाके हम इन्हें लोकेट करके सॉल्व करते हैं. सो लेट अस पिक अप आवर वर्ड इकोलॉजिकल. लेट्स गो बैक टू द पैसेज स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड इन द पैसेज. आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में इकोलॉजिकल वर्ड आपका एक्सप्लिसिटली यूज्ड है. और अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, इसके पहले वाले सेंटेंस को और इसके बाद वाले सेंटेंस को. इससे आप इजीली समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड द सेंटेंस. हाउएवर, over the past handful of years, there have been growing concerns over the ecological and the health hazards caused by plastics. यहाँ आप देख सकते हैं ecological से हमारा मतलब है ecological hazards, ecological dangers. यहाँ कहीं ना कहीं हम environment की बात कर रहे हैं. So you know now कि ये पेयर आपका सही है. It is rightly matched. Now let's see the option number 2, alarming. चलिए इसको पैसेज में लोकेट करते हैं. आप सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं आपका अलार्मिंग वर्ड मेंशन्ड है. तो अब हम अलार्मिंग वर्ड फॉर दोज ऑफ अस जो हम नहीं समझते हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है इसके मीनिंग को लेके, हम कैसे समझेंगे कि हम इसके पहले के वर्ड्स और इसके बाद वाला सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे और इसका मतलब पैसेज के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में एक निकाल लेंगे. चलिए हम इसको रीड करते हैं. इट इज़ at an alarming rate that marine animals are dying due to the consumption of plastics and polythene. आप इस सेंटेंस को रीड करके समझ सकते हैं. एंड एन अलार्मिंग रेट का मतलब है एट अ वेरी हाई रेट, एट अ वेरी सरप्राइजिंग रेट, जिसको कि हम शॉकिंग भी बोलते हैं. सो इसलिए यू कैन से इट इज़ द राइटली मैच्ड ऑप्शन अगेन. अब हम अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डिस्कार्डेड.
तो प्लीज़ कम बैक टू द पैसेज। और चलिए हम अपना पैसेज में डिस्कार्डेड वर्ड भी एक बार सेलेक्ट करते हैं। आप पैसेज की एक क्विक रीडिंग लेके इस वर्ड का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करिए। आप अपने लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में देख सकते हैं द डिस्कार्डेड वर्ड हैज़ बीन गिवन वेरी क्लियरली। तो चलिए, अगर हमें इस वर्ड के मीनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ हम इसे एनालाइज करते हैं पैसेज के हिसाब से। आप इसके पहले वाला सेंटेंस और बाद वाला सेंटेंस ज़रूर ध्यान से पढ़िए। टूरिस्ट साइट्स कैन बी वेरी सीवियरली डर्टीड बाय डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल्स। ये पढ़ के आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट और हम समझ सकते हैं कि यहाँ डिस्कार्डेड का मतलब आपका है वेस्टेड और थ्रोन अवे। तो चलिए आप अपने ऑप्शंस में देखिए। डिस्कार्डेड का मतलब वेस्टेड, विच इज़ अ करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी, बायोडिग्रेडेबल। इट्स अ बिग वर्ड फॉर दोज ऑफ अस हु नो, वेरी नाइस फॉर दोज ऑफ अस हु डोंट। चलिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब हम पैसेज में से डिराइव करते हैं। पहले आप अपना लोकेट करिए कि बायोडिग्रेडेबल वर्ड आपको पैसेज में एग्जैक्टली कहाँ दिया गया है। अब आप अपने थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन एनालाइज करिए तो उसमें क्लियरली लिखा है बायोडिग्रेडेबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन करने के बाद लेट अस गो बैक टू आवर सेंटेंस। इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को रीड करके हम इसका मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। वेयर टू डिस्पोज ऑल द प्लास्टिक वेस्ट गिवन इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर से हमारा मतलब है, पहले आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, इज अगेन अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। यहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल से हमारा साफ मतलब है एक ऐसी चीज जो कि डिकम्पोज नहीं होती है इन्वायरमेंट में। सो वी नो दैट द वर्ड बायोडिग्रेडेबल अलोन मीन्स समथिंग विच कैन बी इजिली डिकम्पोज्ड बाय द नेचर लाइक सॉइल, एयर एंड विंड। तो हम देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल का मतलब इन्होंने दिया है डीकम्पोजेबल, विच इज ऑल्सो अ करेक्ट मीनिंग। सो सिंस ये सारे ही ऑप्शंस आपके सही हैं, करेक्ट हैं, तो आप आंसर क्लिक कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Now students, please come down to the question number 2. Which word best describes the last paragraph? यहाँ आपसे इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट सिंस आपको आना चाहिए जस्ट टू बी रेडी फॉर एनीथिंग ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप पहले अपने की वर्ड ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द लास्ट पैराग्राफ। आपको ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो लास्ट पैराग्राफ को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहले आप एक बार अपने वर्ड्स जल्दी से देख लें। A encouraging, B warning, C assuring, D thanking। तो चलिए लेट्स गो बैक टू द पैसेज और लास्ट पैराग्राफ को देख के हम पता लगाते हैं कि कौन सा वर्ड है जिसमें हम लास्ट वर्ड की समरी को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स रीड ऑन। सेवरल कोस्टल कम्युनिटीज हुज मेनस्टे हैड बीन फिशिंग हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यू टू सी फूड बीइंग हाईली कंटामिनेटेड with microplastics. This has led to considerable GDP slowdown in many East Asian countries. Their villages have become unlivable due to tons of plastic waste being washed in the sea. The tourism industry across many developing countries have also undergone heavy financial losses. Many previously exotic tourist places have become hotspots of reckless plastic and polythene disposal practices. Tourist sites can be seen severely dirtied by discarded plastic bottles, wrappers and thin polythene bags. तो स्टूडेंट लास्ट पैराग्राफ की एक थॉरो रीडिंग देके हम ये कह सकते हैं कि लास्ट पैराग्राफ की समरी है कि कैसे बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन्स बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, और कैसे बिकॉज ऑफ डर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ सफर्ड, कैसे बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स बहुत सारे एनिमल्स आपके जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, सी एनिमल्स, और कैसे बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं लोगों को। तो इसलिए अब हम देखते हैं कौन सा वर्ड इसको बेस्ट समराइज करता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पैराग्राफ में ऑथर ने कैसे हमें बताया है कि क्या क्या पॉसिबल डेंजर्स हैं प्लास्टिक यूज़ के। तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट इनकरेजिंग बिकॉज ऑथर ने हमें इनकरेज नहीं किया है किसी चीज़ को लेके। बी वार्निंग एंड आई कैन से येस बिकॉज अश्योरिंग एंड थैंकिंग आप आउट राइट एलिमिनेट कर सकते हैं। दीज आर नॉट मेकिंग एनी सेंस विद रिगार्ड टू द पैसेज, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, वार्निंग इज द राइट वर्ड, क्योंकि ऑथर हमें वार्न कर रहे हैं अबाउट द नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स। Now please come back to the question number 3. Which word best expresses the meaning of the words? यहाँ आपसे वर्ड मीनिंग पूछा गया है। बेस्ट एक्सप्रेसेस, आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड्स। विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड हजार्ड।
आपको वर्ड दिया गया है हज़ार्ड और आपको हज़ार्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। अगर ऑलरेडी आप हज़ार्ड का मतलब जानते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ ईजी गेस फॉर यू, बट अगेन लेट्स कीप अप द पॉसिबिलिटी कि हम इसका मीनिंग नहीं जानते कॉन्फिडेंटली। चलिए एक बार पैसेज में इसको लोकेट करके हम इसका मीनिंग समझते हैं। गोइंग बैक टू आवर पैसेज, वी कैन सी दैट इन आवर फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन में ऑथर ने हज़ार्ड वर्ड का यूज़ किया है आपका। चलिए हम इसके वर्ड के मीनिंग को निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी टिप्स में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आपको हज़ार्ड का मतलब नहीं पता या आप कहीं ना कहीं अनश्योर हैं, तो जिस सेंटेंस में हज़ार्ड वर्ड यूज्ड है उसके पहले वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला बचा हुआ सेंटेंस ध्यान से पढ़िए तो आपको इसका मीनिंग ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। However, over the past handful of years, there have been growing concerns over the ecological and health hazards caused by plastics. क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक्स की, तो सेंटेंस से हमें क्लियर हो जाता है कि हज़ार्ड्स का मतलब है पॉसिबल डेंजर्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक। हेल्थ हज़ार्ड्स मतलब कि हेल्थ की परेशानियां और हेल्थ के डेंजर्स। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हैप्पीनेस, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। B extreme is also a wrong option. D danger is definitely the right answer because we are talking about health hazards. हम इसको टिक कर सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर C. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑपोजिट of the word contaminated. Please underline your keywords. Students, select the correct opposite word. हमें opposite बताना है of the word contaminated. तो चलिए contaminated word को पैसेज में लोकेट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्विकली एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिए। A wrong, B environment, C safety, D pure. तो चलिए contaminated का मतलब हम पैसेज में आपके जाके देखते हैं। आप देख सकते हैं आपके लास्ट पैराग्राफ में, विच इज़ योर फोर्थ पैराग्राफ ऑन द स्क्रीन, इसमें सेकेंड लाइन में ऑथर हैज यूज्ड द वर्ड कंटामिनेटेड। तो चलिए इसको पैसेज में से निकालने के लिए इस वर्ड का मतलब हम इसके वर्ड के पहले वाले सेंटेंस को और बाद वाले सेंटेंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे एज पर द रूल। तो चलिए लेट्स रीड ऑन। Several coastal communities whose mainstay had been fishing have lost their livelihood due to seafood being highly contaminated with microplastics. आप देख सकते हैं word contaminated has been used here with reference to microplastic और इन्होंने लिखा है seafood has been highly contaminated. तो contaminated का meaning होगा dirty हो जाना, किसी चीज़ से गंदगी हो जाना सी वाटर में। तो क्योंकि इसका मीनिंग है इम्प्योर हो जाना, डर्टी हो जाना, तो लेट्स सी इसका ऑपोजिट क्या है। और ऑपोजिट कंटामिनेटेड वर्ड का है हमारा, गोज विदाउट सेइंग, ऑप्शन नंबर डी, प्योर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कंटामिनेटेड का आपका ऑपोजिट है। और स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑपोजिट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कभी कभी, और ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि वर्ड का मीनिंग मुझे मालूम होता है कि व्हाट वर्ड इज़ बीइंग आस्क्ड, आई कैन ईजिली गेस द मीनिंग, और उस एक्साइटमेंट में कि हाँ मुझे वर्ड का मतलब पता है, आई क्विकली गो टू दी ऑप्शन और मैं उसका मीनिंग टिक कर देती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना ये ध्यान से देखे कि पैसेज में मुझसे पूछा क्या गया है। एंड आई थिंक एज यंग स्टूडेंट्स हम सब ने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक ज़रूर की है। तो इससे आप बिल्कुल मतलब सावधान रहें, केयरफुल रहें, क्योंकि यू एंड अप लूजिंग अ मार्क फॉर समथिंग विच यू नो विच इज़ वेरी सैड। और क्वेश्चन ज़रूर ध्यान से पढ़िए। ऐसा हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप मिस कर जाएं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या आपसे ऑपोजिट पूछा गया है या मीनिंग पूछा गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अंडरलाइन योर कीवर्ड्स एंड पे अटेंशन ऑन द कीवर्ड्स। तो ऐसे हमने अपना फर्स्ट पैसेज ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है बाय यूजिंग दीज टिप्स। और अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे। पैसेज जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल पैसेज है उसको रीड करते हैं एंड लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट क्विकली। तो चलिए लेट्स रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड लेट्स रीड ऑन। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दे सकते हैं। A library is a collection of sources of information and similar resources made accessible to a defined community for reference or borrowing. It provides physical or digital access to material and may be a physical building or room or a virtual space or both. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ के हम कह सकते हैं कि ये पैसेज हमारा कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज के बारे में है। वी आर रीडिंग अबाउट लाइब्रेरीज एंड द यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड व्हाट आर लाइब्रेरीज। सो आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट 4 लाइन्स वी नो द टॉपिक नाउ। तो प्लीज़ यूज योर रिवर्स मेथडोलॉजी एंड लेट्स वर्क डाउन टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड लेट्स सी कि हमसे कौन से वर्ड्स पूछे गए हैं। So question number 1 है हमारा, pick out the word closest in the meaning to the word
एक्सटेंसिव। यहाँ हमसे पूछा गया है वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड एक्सटेंसिव। मैंने आपको पहले भी ये टिप अच्छे से एक बार आपके साथ डिस्कस किया है कि क्लोजेस्ट जब हमसे पूछा जाता है तो द ऑथर इज आस्किंग अस ओनली द मीनिंग, क्योंकि मीनिंग बहुत तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड का क्वेश्चन में। इधर दे कैन बी डायरेक्टली आस्किंग यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या वो आपसे पूछ सकते हैं प्लीज चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन वर्ड। तो ये सारे हमसे चीज़ एक ही पूछ रहे हैं, आपका मीनिंग। तो हमसे मीनिंग पूछा गया है वर्ड एक्सटेंसिव का। एक बार जल्दी से अपने ऑप्शंस एनालाइज कर लें आप। ए स्मॉल, बी यूनिक, सी इलैबोरेट एंड डी अगली। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि हमें इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता है और हम पैसेज में चल के इसको ढूंढते हैं। सो आर पैसेज नंबर 1 इज, हम जल्दी से इसमें जाके एक्सटेंसिव वर्ड को ढूंढते हैं, एंड पैसेज नंबर 2 में जाके एंड हम सेम चीज़ करेंगे एंड लेट्स सी हम कहाँ इस वर्ड को ढूंढ पाते हैं। सो इफ़ यू गिव अ क्विक और अ कर्सरी लुक टू द पैसेज नंबर 1, ये अज्यूम करके हम यहाँ पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने पैसेज को ऑलरेडी पढ़ा है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय, तो इसलिए आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम हियर बाय रीडिंग एवरी वर्ड और एवरी लाइन ऑफ दिस पैसेज, बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव रेड द पैसेज व्हाइल सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। तो इसलिए यहाँ हम फोकस करेंगे सिर्फ वर्ड्स पे और उनको पिक आउट करने पे और कैसे उनको समझा जाए इस बात पे। तो आप देख सकते हैं अगर आपने एक कर्सरी लुक ले लिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सटेंसिव वर्ड का कोई यूजेज नहीं है, तो प्लीज कम डाउन टू द सेकेंड पैराग्राफ, और अगर आप एक क्विक लुक लेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा कि सेकेंड पैराग्राफ की 4th लाइन में वर्ड एक्सटेंसिव यूज्ड है। तो चलिए अब हम इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। आई नो आप समझ गए होंगे व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू नाउ, क्योंकि ये चीज़ मैं आपसे बार बार रिपीट करती जा रही हूँ कि जिस वर्ड का मतलब हम नहीं जानते उसको हम कैसे निकालते हैं, बाय रीडिंग द बिफोर लाइन ऑफ दैट वर्ड एंड द आफ्टर लाइन ऑफ दैट वर्ड। तो चलिए लेट्स डू दैट नाउ। और कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन देमसेल्व्स। आप देख सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग एन एक्सटेंसिव कलेक्शन देमसेल्व्स। यहाँ एक्सटेंसिव से हमारा मतलब है, कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं, इट मीन्स इलैबोरेट समथिंग वेरी बिग और समथिंग वेरी लार्ज। तो चलिए आप अपने ऑप्शंस पे आ जाइए और एक्सटेंसिव का मतलब इनमें से पिक आउट करिए। ए स्मॉल, डेफिनेटली नॉट। बी यूनिक, अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑप्शन नंबर सी इलैबोरेट, आपको पता है कि वहाँ पे यूज़ किया गया था इलैबोरेट कलेक्शन के बारे में, विच मीन्स अ लार्ज कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर, इट इज इलैबोरेट। चलिए प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल। कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसमें आप कोई मिस्टेक मत करिएगा। ऑपोजिट पूछा है तो उसी मेंटल फ्रेम से क्वेश्चन को पढ़िए, मीनिंग पूछा है तो उस मेंटल फ्रेम से आप प्रोसीड करिए। मीनिंग ऑफ द वर्ड है हमारा सेवरल। नाउ सेवरल आई कैन से एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि एक बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारी स्पीकिंग वोकैबुलरी का हिस्सा होता ही होता है। हम जानते हैं सेवरल का मतलब क्या है, बट स्टिल अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि हम कंफ्यूज्ड हैं, एग्जाम टाइम में किसी जल्दीबाजी की वजह से हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसको भी जाके हम पैसेज में ही लोकेट करते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल, और आप देखिए कि कहाँ सेवरल वर्ड आपका यूज्ड है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम पहले फर्स्ट पैराग्राफ एनालाइज कर रहे हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार मैंने एक कर्सरी रीडिंग दी यहाँ पे वर्ड पिक आउट करने के लिए, और मुझे विजिबल हुआ कि फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में सेवरल वर्ड मेंशन्ड है इन द लास्ट लाइन। तो हम इसको समझते हैं कैसे, इसके पहले की और बाद की लाइन को एक बार रीडिंग करके। तो प्लीज़ रीड विद मी। Libraries range in size from a few shelves of books to several million items. आप समझ गए होंगे यहाँ पे several का मीनिंग है several million items से कि several means large number of, बहुत ज़्यादा in quantity। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पे आइए और ऑप्शन चूज करिए। A many, B large, C few, D popular, E common। You know several का मतलब है many, so the correct answer is option number A। आप इसको टिक कर लीजिए and please come down to the next question। Which word in the last paragraph of the passage means enabling or providing? आपके पैसेज के लास्ट पैराग्राफ में कौन सा वर्ड है? Which word means enabling or providing? और आपके ऑप्शंस हैं 1 extending, 2 physical, 3 common, D facilitates। तो चलिए facilitates is the
करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, आपको जो क्वेश्चन है वो है फैसिलिटेट्स। तो चलिए हम लास्ट पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कहाँ पे इनेबलिंग और प्रोवाइडिंग ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब आपका है इनेबलिंग या फिर प्रोवाइडिंग। तो प्लीज कम डाउन टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज और आप इसको मेरे साथ एक जल्दी से क्विक रीडिंग दीजिए। Libraries often provide quiet areas for studying, and they also often offer common areas to facilitate group study and collaboration. Libraries are extending services beyond the physical walls of a building by providing material accessible to you by electronic means. स्टूडेंट्स, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा एंड वी नो दैट देर इज़ अ वर्ड विच इज़ स्टैंडिंग आउट विच इज़ कॉल्ड फैसिलिटेट। फैसिलिटेट से हमारा मतलब है किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, हमें कोई चीज़ को इनेबल करना, किसी चीज़ को हमारे लिए ईजी बनाना, हमें कोई चीज़ कोई सुविधा प्राप्त कराना। सो वी नो दैट हमारे ऑप्शंस में जो वर्ड है इट इज़ डेफिनेटली योर facilitates. Option number 4 is a correct answer because इसका ही मतलब होता है word facilitate means enabling or providing. Students, एक small tip मैं आपको दूंगी. It is like जब भी आप passages में से नए नए words सीखते हैं, हो सकता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू सीखें, पैसेज में आप ना समझे हों या पैसेज को देख के ही आप समझ गए हों कि हाँ ये एक टफ वर्ड है जो मैंने पहले नहीं सुना या सुना भी है तो कभी इसका मतलब आई हैव नॉट ट्राइड टू फाइंड आउट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आप अपने वोकेबलरी के एग्जाम्पल पैसेजेस पढ़ते हैं तो यू एंड अप लर्निंग एटलीस्ट 5-6 वर्ड्स जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते। तो दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम एग्जाम्स के पहले कि आप उनको जॉट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और बार बार उन्हें रिवाइज ज़रूर करिए। और एक बहुत सिंपल टिप वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट की मैं आपको एक पासिंग और देना चाहूँगी यहाँ पे, जो मैंने खुद भी यूज़ की है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो ये है कि जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें तो कोशिश करिए विद इन द नेक्स्ट 2 days आप उसको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लाइए, उसको अपने टॉकिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी का एक हिस्सा बनाइए। उससे आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो माइंड में आपके रजिस्टर हो जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस द सेम वर्ड इन एनी एग्जाम तो बहुत ही जल्दी से आप उसका मीनिंग गेस कर लेते हैं। So students, now let's go to the fourth question which is pick out the wrong pair. यहाँ हमने questions में meaning word meaning के pairs की बात already की थी, यहाँ वो हमसे wrong word meaning के pair pick out करने के लिए बोलते हैं। तो please underline your keywords, pick out the wrong pair. हम सारे meanings और words देखते हैं options के and then we will come to know which is actually wrong. A, access, reach. You know word access का मतलब होता है reach करना किसी चीज़ को, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग से आपका मन होगा एक्सपैंडिंग विच इज़ ट्रू, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, क्वाइट, क्वाइट से मतलब साइलेंट। अगेन क्वाइट और साइलेंट एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हैं, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर टॉकिंग वोकैबुलरी या स्पीकिंग वोकैबुलरी, सो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। एंड नाउ ऑप्शन नंबर डी, इन्फॉर्मेशन पीसफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन भी अगर यूज़ करते हैं तो ईजिली यू नो दैट योर आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इट इज़ टोटली सेंसलेस और इन्फॉर्मेशन और पीस का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो दिस इज अ रॉन्गली मैच्ड पेयर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वेन हमने अपना सेकंड पैराग्राफ भी सॉल्व किया, सेकंड एग्जाम्पल पैसेज, और आई एम श्योर आपको जो भी टिप्स मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाई थी बिफोर बिगिनिंग द एग्जाम्पल पैसेजेस, आप उनको यूज़ कर रहे हैं और आपको उससे काफ़ी ईजी भी लग रहा होगा अपना वोकैबुलरी सेक्शन। बट देन मैक्सिमम एग्जाम्पल्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इवन बेटर। तो चलिए अब हम पैसेज नंबर 3 पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इसके वर्ड्स को सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्क्रीन्स and let's read the first few lines. तो मैं शुरू करती हूँ। A clean India would be the best tribute India could pay to Mahatma Gandhi on his 150th birthday anniversary in 2019, said Shri Narendra Modi as he launched the Swachh Bharat mission at Rajpath in New Delhi. On 2nd October 2014, Swachh Bharat mission launched throughout length and breadth of the country as a national movement. The campaign aims to achieve the vision of a clean India by 2nd October 2019. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्यू लाइन्स पढ़ के ही मैं समझ गई हूँ एंड इट्स क्लियर टू यू, आई एम श्योर, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन विच हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ उन्होंने एक स्पेशल, आप कह सकते हैं, एक ट्रिब्यूट दी है, एक स्पेशल एक गिफ्ट दिया है आपके फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को, ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये आपका सार है, सारांश है, समरी है, एक फोकस है अपने फर्स्ट पैसेज का। तो प्लीज़ कम डाउन टू द क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड लेट्स सी हमसे क्या पूछा गया है. सो क्वेश्चन नंबर 1 says पिक आउट द करेक्ट पेयर ऑफ मीनिंग्स फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस. ये आपका एक टिपिकल और बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है क्वेश्चन का, पिकिंग आउट करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड मीनिंग्स. तो चलिए हम वर्ड्स देखते हैं और अगर हमें वो नहीं आते हैं तो पैसेज में जाके उनको फाइंड आउट करके लाते हैं. ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आप अंडरलाइन करना मत भूलिए अपनी कीवर्ड्स. पिक आउट द करेक्ट पेयर ऑफ मीनिंग फ्रॉम द बिलो ऑप्शन. करेक्ट पेयर ऑफ मीनिंग. Okay, let's come down. A, launch, end. B, cooperate, ignore. C, simultaneous, make. D, frequent, often. तो इसमें से क्योंकि आपको करेक्ट वर्ड पिक आउट करना है तो सबसे पहले वर्ड के मीनिंग्स जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. तो पहला वर्ड है हमारा लॉन्च, जिसका मतलब इन्होंने एंड बताया है. अगेन लॉन्च इज़ अ कॉमन वर्ड और आप जानते हैं कि लॉन्च का मतलब एंड डेफिनेटली नहीं हो सकता. इट इज़ एन ईजी गेस बट स्टिल हम इसको पैसेज में जाके देखेंगे ज़रूर. आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में द वर्ड लॉन्च्ड हैज बीन यूज्ड इन इट्स पास्ट टेंस. तो हम कैसे निकालेंगे इसका मीनिंग, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इसके पहले और बाद वाले सेंटेंसेस को पढ़ के. तो चलिए लेट अस डू दैट. Said Shri Narendra Modi as he launched the Swachh Bharat mission at Rajpath in New Delhi. इससे हम इजीली समझ सकते हैं launched का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगिन करना, स्टैब्लिश करना. और ऑप्शन में आपको दिया गया है एंड विच इज़ एग्जैक्टली एन ऑपोजिट मीनिंग. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. नाउ ऑप्शन नंबर बी इज कोऑपरेट. कोऑपरेट अगेन इज अ वेरी कॉमन वर्ड. हम जानते हैं इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बट स्टिल हम पैसेज में चल के देखते हैं वेयर हैज़ द वर्ड कोऑपरेशन बीन गिवन टू अस. तो आप एक बार पैसेज की एक स्विफ्ट रीडिंग लीजिए और ढूंढिए कि कहाँ आपको वर्ड कोऑपरेटिव दिया गया है. Now students, as you can see in the passage number 3, हमारी फोर्थ लाइन में we can find out the word cooperated. It is taking more time right now क्योंकि हम सिर्फ vocabulary based question पे फोकस कर रहे हैं without reading the full passages. But during exam time, क्योंकि already आपने passage को reading किया होगा in the process of solving your passage based questions and inference based questions, आपको words locate करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. So क्योंकि हमें cooperation word का मतलब यहाँ cooperation word हमने locate कर लिया है तो चलिए let us find out the meaning by analyzing the sentences before and after this word. तो चलिए हम इसको करते हैं. He was joined by a large group of local people who cooperated in the स्वच्छता अभियान. तो यहाँ हम समझ सकते हैं cooperated का मतलब हो सकता है contributed, cooperated का मतलब होता है to help someone. Again ऑप्शन आंसर है आपका ignore which is not correct. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पे. ये वर्ड है simultaneous. अगेन साइमल्टेनियस इज मोर और लेस अ कॉमन वर्ड बट चलिए अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता है और हम पैसेज पे जाके इसका मीनिंग निकालते हैं. आप देख सकते हैं इन द सेम पैराग्राफ, इन द थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में वर्ड साइमल्टेनियसली हैज़ बीन यूज्ड. अगर आप इसे नाउन फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे इट कैन बिकम साइमल्टेनियस. तो क्योंकि वर्ड हमें मिल चुका है तो चलिए लेट अस आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बाय रीडिंग द before sentence and the after sentence of this word. Understanding the significance of sanitation, Prime Minister Shri Narendra Modi has simultaneously addressed the health problems. यहाँ हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि simultaneous का मतलब होता है alongside, साथ साथ में, क्योंकि दो इश्यूज की बात हो रही है सेंटेंस में. तो आप नीचे आ जाइए अपने ऑप्शंस पे और simultaneous से मेक का कोई ऐसा संबंध नहीं है, विच इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. लास्ट आपका ऑप्शन है फ्रीक्वेंट ऑफन. आप जानते हैं फ्रीक्वेंट का मतलब ऑफन ही होता है तो इसलिए यू कैन स्ट्रेट अवे टिकट. और वैसे भी जब पहले के 3 ऑप्शंस गलत हैं तो आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि हाँ हमारा डी ऑप्शन सही है मोर और लेस बाय यूजिंग योर एलिमिनेशन थ्योरी. बट स्टिल अगर आपको फ्रीक्वेंट वर्ड को लेके भी कन्फ्यूजन है तो आप पैसेज में जाके इसको लोकेट कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर एक बार आप इसकी यूजेज को समझ जाएंगे विद रिगार्ड्स टू योर पैसेज तो अगर आप इस वर्ड के यूज में कॉन्फिडेंट नहीं भी होंगे तो आप इजीली इसका मीनिंग गेस आउट कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेट्स सी हमसे क्या पूछा गया है. विच वर्ड बेस्ट समराइजेस द मीनिंग ऑफ द पैसेज. यहाँ आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो है तो वोकेबलरी क्वेश्चन बट इट्स मोर और लेस ओवरलैपिंग विद योर इन्फरेंस क्वेश्चन ऑल्सो. यू कैन
मेक अ स्मॉल नोट ऑफ दिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट और इतने आपसे मिक्स टाइप के यूजुअली नहीं पूछे जाते, बट यू नेवर नो, जैसा कि आपने एनालाइज किया ही होगा कि इन द लास्ट 2-3 ईयर्स आपके जो मेन एग्जामिनेशंस का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उसके स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड चॉइस ऑफ पैसेजेस इज ऑल्सो बिकमिंग टफर विद एवरी कमिंग ईयर, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू अबाउट योर SBI PO मेंस एंड योर IBPS मेंस। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं हमसे। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए और मेरे साथ समझिए कि पहले आप सबसे पहले अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए कि विच वर्ड बेस्ट समराइजेस मीनिंग ऑफ द पैसेज। यहाँ एक ऐसा वर्ड हमें चूज करना है ऑप्शंस में से जो पूरे पैसेज का आपको मीनिंग बताता हो। तो यू कैन से इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन और एन ओवरलैपिंग क्वेश्चन somewhere between your inference section and your vocabulary section. But let us see how to solve it. A. Library functions. B. Initiative. C. Disadvantage. Or D. Movement. So students, after reading all the 4 options, library functions, definitely it is not applicable in this passage. We can say it is not right. B. Initiative. हम इनिशिएटिव के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा पैसेज से रिलेट करता है, बिकॉज इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ क्लेनलीनेस इनिशिएटिव। देन 3 इज डिसएडवांटेज, जो कि पूरे पैसेज को डिस्क्राइब नहीं करता है, बिकॉज हम किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी फिनोमेना के नेगेटिव चीज़ के बारे में बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। एंड डी इज आर मूवमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे आफ्टर रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस कि द राइट ऑप्शन विल बी योर आंसर नंबर डी। वाई? बिकॉज पूरा पैसेज इज डीलिंग विद योर स्वच्छ भारत अभियान, विच इज अ नेशनल, इट इज अ क्लीनलीनेस मूवमेंट। तो इसलिए द राइट आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी, विच इज मूवमेंट। तो चलिए लेट्स एनालाइज आवर क्वेश्चन नंबर C now, 3 now, which says which is the opposite of the word significance. Significance word का opposite क्या है? तो चलिए आप सबसे पहले अपनी keywords को please underline कर लीजिए. They are opposite of the word significance. Now students, significance एक बहुत easy शब्द है वैसे तो, आप जानते हैं इसका meaning, but still यहाँ पे हम इसको locate करेंगे passage में और तभी इसका मतलब समझेंगे. तो quickly I suggest कि एक बार आप अपने options read कर लीजिए. A problem, B importance, C large, and D insignificance. Please come down to the passage और देखते हैं कहाँ पे हमारा ये word significant used है. आप देख सकते हैं students कैसे third paragraph की 4th line में they have used the word significance. Now आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस एक अपने नाउन फॉर्म में ही यूज्ड है, एंड यू नो कि कैसे हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं बाय रीडिंग द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच इट हैज़ बीन यूज्ड, इसके पहले और बाद की लाइंस, पंक्तियाँ. तो चलिए लेट्स रीड इट. अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज साइमल्टेनियसली addressed the health problems that roughly half of the Indian families have to deal with due to lack of proper toilets in their homes. तो सिग्निफिकेंस से यहाँ हमारा मतलब क्लियर हो जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ सैनिटेशन, यहाँ वो बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में. तो अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए और आपने अपने ऑप्शंस देखे हैं कि इम्पोर्टेंस तो सिग्निफिकेंस का मीनिंग है, प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड, लार्ज इज नॉट रिलेटेड. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आप इसको प्लीज़ टिक कर लीजिए. दिस इज द राइट आंसर. इट इज़ इनसिग्निफिकेंस. और वैसे भी इसको सुनने में ही, पढ़ने में ही आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हाँ सिग्निफिकेंस का ऑपोजिट आपका इनसिग्निफिकेंस ही होता है. सो इट इज़ मोर और लेस एन ईजी क्वेश्चन हियर. स्टूडेंट्स, इस पैसेज में 3 क्वेश्चंस थे हमारे, तीनों डिफरेंट टाइप के थे. एक पैसेज की समरी से रिलेटेड था, एक आपका वर्ड मीनिंग बेस्ड था और एक आपका ऑपोजिट बेस्ड था. तो आपने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए इस पैसेज में और समझा आई एम श्योर ईजिली कि कैसे हम इनको डील करते हैं इन क्वेश्चंस को. तो आई एम श्योर रिपीटेड एग्जाम्पल सॉल्व करके एक सबसे बड़ा लाभ जो हमें होता है, द बिगेस्ट बेनिफिट दैट वी गेट, इसकी एग्जाम में ये सारे हमारे जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं, हमारी फेमिलियरिटी इनके साथ बहुत बढ़ जाती है. एंड फेमिलियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेमिलियरिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर हम क्वेश्चंस को थ्रू गुड प्रैक्टिस एंड थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस समझ जाते हैं कि क्या पूछा गया है और किस किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में, तो हमारा हाफ टाइम तो सेव हो जाता है, बिकॉज वी डोंट गेट नर्वस एंड वी डोंट गेट वरिड कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करें. तो जिससे कि ईजी बिगन इज हाफ डन. तो इसलिए आपका आधा काम आप समझ लीजिए वही सॉल्व हो जाता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं.
तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैसेज को रीड करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाते हैं. सो लेट्स बिगिन रीडिंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स नाउ. तो प्लीज़ आप अपने स्क्रीन पे देखिए एंड लेट्स प्लीज रीड टुगेदर. A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and 4-year-old grandson. The old man's hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The family ate together at the table, but the elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating difficult. Peas rolled off his spoon onto the floor when he grasped the milk spilled on the tablecloth. So now that we have read the first 4 lines of the passage, we can easily proceed to the questions here. और let's see कि हमसे क्या पूछा गया है. तो student first question है, what word is closest in meaning to the word blurred? वो हमसे पूछ रहे हैं word meanings. तो please आप अपने keywords question के underline कर लीजिए. Which word is closest in the meaning to the word blurred? यहाँ हमें इसका मीनिंग बताना है. तो आप जल्दी से अपने ऑप्शंस देख लीजिए. A क्लियर, B स्मॉल, C अनक्लियर एंड D नॉर्मल. स्टूडेंट्स ब्लर्ड अपने आप में इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, इट्स नॉट अ वेरी टफ वर्ड, बट हम पैसेज पे जाके इसके मीनिंग को लोकेट करते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर्स. तो प्लीज कम डाउन टू द पैसेज अगेन. और अब हम ब्लर्ड मीनिंग को सबसे पहले इसमें से निकालते हैं. आप देख सकते हैं कि सेकेंड लाइन में ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ वर्ड ब्लर्ड आपका यूज किया गया है. तो अब आप कैसे इस वर्ड का मीनिंग निकालेंगे? बाय सीइंग इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूजेज. इसके इस्तेमाल के हिसाब से हम इसका मीनिंग निकालेंगे. और कैसे, ये आई एम श्योर अब तक आप खुद ही बता सकते हैं बेस्ट, कि इसके पहले वाली और बाद वाली लाइन को रीड करके. तो चलिए लेट्स रीड इट. द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हिज आईसाइट वॉज ब्लर्ड and his step faltered. तो eyesight was blurred, ये है blurred word की usage. हम जानते हैं we are talking about somebody जिनकी physical problems को हम यहाँ discuss कर रहे हैं. तो eyesight blurred से it becomes easy to know कि मतलब होता है हमारा धुंधला हो जाना, unclear हो जाना. तो अब अपना meaning हम pick out कर सकते हैं. A clear, no, it is the opposite. B small, not at all. C unclear, and we know this is the right answer because it is closest in the meaning to the word blurred. Now students, हमारा next question, which word expresses the motive of the author in the passage? Again ये आप देख सकते हैं it is more of a combination question, क्योंकि आप जैसे अपने keywords underline करेंगे तो साथ साथ में एक बार question पे फिर से focus करिए. Which word expresses motive of the author in the passage and then you have the 4 options given to you. तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो ऑथर का मोटिव बताता है? मोटिव से हमारा मतलब होता है ऑथर का इंटेंशन, ऑथर का पैसेज लिखने के पीछे जो एक भावना है, वो आपको एक भावनात्मक क्वालिटी यहाँ से निकालनी है. तो आप बोल सकते हैं कि ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ हम वर्ड्स को सिंपली पिक आउट नहीं कर सकते. यहाँ हमें ऑथर का मोटिव समझने के लिए पैसेज का मतलब भी समझना बहुत आवश्यक होगा. तो अगेन एज आई सेड, क्योंकि एग्जाम टाइम में पैसेज आप पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू, आई एम श्योर. और ये भी हम कह सकते हैं एक तरह का आपका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ही होगा, समवेयर बिटवीन इन्फरेंस एंड समवेयर बिटवीन वोकैबुलरी. इट्स अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. आप नोट डाउन भी कर सकते हैं विद फ्यूचर रेफरेंस. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर वोकैब सेक्शन प्लस योर इन्फरेंस. तो चलिए हम देखते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं. ए इंडिफरेंस, बी एंग्री, सी डिसरिस्पेक्ट एंड डी सिंपैथी. क्योंकि पैसेज पढ़ के हम समझ जाते हैं ऑलरेडी कि यहाँ ऑथर एक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, और उनकी प्रॉब्लम्स का ऑथर ने विश्लेषण किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है. सो यहाँ इंडिफरेंस इज नॉट व्हाट वी मीन, क्योंकि इंडिफरेंस का मतलब है किसी चीज़ की बारे में उसकी परवाह ना करना, उसकी चिंता ना करना. बी एंग्री से आप जानते हैं नाराज़गी, गुस्सा. सी डिसरिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना. और डी सिंपैथी. तो हम गेस कर सकते हैं इजीली कि द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज द होल टोन ऑफ द पैसेज इज एसेंशियली अ सिंपैथेटिक टोन. ऑथर किसी व्यक्ति के बारे में सिंपैथी प्रकट करते हैं. तो दिस इज लाइक द राइट आंसर इज डी, सिंपैथी. Now let's come down to the question number 3. Which words describe the condition of the old man? यहाँ आपसे descriptive words मांगे गए हैं. एक पैसेज के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं ओल्ड मैन, उनके बारे में जो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं. दे आर आस्किंग यू टू गिव एडजेक्टिव्स हियर.
एडजेक्टिव्स जैसे कि हम जानते हैं इट मीन्स डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज ऑफ एनीवन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। ये हमसे पूछा गया है क्लियरली, आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने क्लू वर्ड्स। विच वर्ड्स डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन। तो चलिए हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं और पैसेज में जाके इसका आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रेम्बलिंग, बी कॉन्फिडेंट, सी स्ट्रॉन्ग, डी हंग्री। प्लीज कम बैक टू द पैसेज विद मी स्टूडेंट्स। और क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट 4 लाइन्स अभी रीड करी हैं, सो वी टोटली नो कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही ऑथर ने एक अच्छे से हमें एडजेक्टिव्स दे के डिस्क्राइब किया है एक आपके ओल्ड मैन की जो कंडीशन है। सो चलिए हम जल्दी से उसको एक कर्सरी लुक दे के देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ अप्रोप्रिएट हैं हमारे। तो अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद द सन, तो फ्रेल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ही है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग समबडीज कंडीशन एंड एनीथिंग विच डिस्क्राइब्स इज एन एडजेक्टिव। देन दे टॉक अबाउट द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, ये ओल्ड मैन के बारे में ही बात की गई है, आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रेम्बल, आईसाइट वाज ब्लर्ड, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव, उनकी आईसाइट ब्लर्ड थी। हिज स्टेप्स फॉल्टर्ड, तो इन वर्ड्स को ऑथर ने इस्तेमाल किया है टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन। तो पैसेज में हमें कौन सा वर्ड दिया गया है, एंड वी नो इट इज द वर्ड ट्रेम्बल्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप अपने राइट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड हंग्री आर नॉट द वर्ड्स विच द ऑथर हैज यूज्ड, सो यू कैन एलिमिनेट देम टोटली एंड द आंसर इज ए ट्रेम्बलिंग। नाउ स्टूडेंट्स, इस वाले पैसेज में जो हमने अभी एनालाइज किया अबाउट द ओल्ड मैन, आपने देखा कि कैसे पैसेज में इन डेप्थ जाने की आपको ज़रूरत मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पड़ती है वाइल सॉल्विंग अ वोकैबुलरी सेक्शन, प्रोवाइडेड आपके माइंड में सारी टिप्स और सारे रूल्स बिल्कुल क्लियर हों और बिल्कुल आपको वो मेमोराइज्ड हों। तो आपने देखा हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ वर्क किया, यहाँ भी ये आपके कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस भी आ गए इसमें और ऑपोजिट्स भी आ गए थे और वर्ड मीनिंग्स भी आ गए थे। तो आई एम श्योर आपको अब और क्लैरिटी हुई होगी व्हाट वी मीन बाय क्विकली सॉल्विंग योर vocabulary section by using the tips which we discussed। तो चलिए अब हम एक और पैसेज एनालाइज करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे हम इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एंड बाय कीपिंग एट द बैक ऑफ आवर माइंड जो टिप्स हमने डिस्कस किए थे उन सबको। तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन बाय रीडिंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पैसेज हियर। ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे एंड लूज वेट, इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन, साउंड्स सस्पिशियस, द गुड प्ले स्टार जमीला जमील thought so too. Over the last few days, she has been in a rightful feud with celebrity Instagrammers and influencers who advertise detox weight loss teas. So we know after reading the first few lines कि what is the main topic of this passage। इस पूरे passage का जो एक main topic है, जो इनका central point है, वो आपका है कहीं ना कहीं कुछ something related to health, something related to tea। तो ये समझने के बाद चलिए हम अपनी रिवर्स मेथडोलॉजी यूज करते हैं एंड लेट्स जंप डाउन टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द पैसेज फ्यूड। आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड फ्यूड। यहाँ हमसे ऑपोजिट पूछा गया है, गिवन वर्ड है हमारा फ्यूड। तो चलिए अपने ऑप्शंस एनालाइज कर लीजिए, ए पीस, बी फ्रेंडली, सी एंगर एंड डी फाइट। तो स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी हम इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं काइंडली टेक अ कॉल ऑन इट और आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमें फ्यूड वर्ड नहीं पता है और ये हमारे लिए एक नया शब्द है। तो चलिए पैसेज में से चल के इसका मीनिंग हम ढूंढते हैं। आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड आपका फ्यूड है, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और अब हम इसका मीनिंग समझेंगे बाय फाइंडिंग आउट विद रेफरेंस टू द पैसेज, इसके पहले और बाद वाली लाइन को रीड करके। तो चलिए रीड विद मी प्लीज। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स शी हैज बीन इन अ राइटफुल फ्यूड विद सेलिब्रिटी इंस्टाग्रामर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। राइटफुल फ्यूड, यहाँ फ्यूड का हमारा मतलब है, हमें समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का एक डिसएग्रीमेंट, किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह का एक आपके नज़रिए का ना मिलना, एक डिफरेंस, क्योंकि राइटफुल फ्यूड की बात यहाँ हो रही है। तो अब हम अपने ऑप्शंस में जाके देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में कहाँ हमें राइट ऑप्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं पीस, फ्रेंडली और एंगर से हमारा इससे कोई संबंध नहीं है फ्यूड शब्द से, एंड द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी फाइट। तो आप इसको जल्दी से टिक कर लीजिए एंड प्लीज कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड सस्पिशियस।
अब आप अपने कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए. विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड सस्पिशियस. स्टूडेंट, सस्पिशियस एक बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, बट पैसेज पे जाके चलिए हम एक बार इसका मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके पहले आप एक क्विक लुक अपने ऑप्शंस को भी ज़रूर दे दीजिए. ए स्ट्रेंज, बी डाउटफुल, सी एंग्री एंड डी हैप्पी. तो चलिए पैसेज में चल के सस्पिशियस वर्ड को हम ढूंढेंगे. आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस की, ओपनिंग सेंटेंस की पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही आपको सस्पिशियस वर्ड मिल रहा है. ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे एंड लूज वेट साउंड्स सस्पिशियस एंड दे आस्क यू अ क्वेश्चन. तो आप सस्पिशियस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए और ये पढ़ के आप समझ गए होंगे कि यहाँ सस्पिशियस से हमारा मतलब है ऑड, समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अजीब हो. तो चलिए पैसेज को छोड़ के आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए और देखिए कि आप सस्पिशियस वर्ड का मीनिंग जो आपको है वो कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है. एंड आई थिंक इट इज़ विजिबल टू अस कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था सस्पिशियस से हमारा मतलब है स्ट्रेंज, समथिंग वेरी ऑड. तो इसलिए आप इसको टिक कर लीजिए एंड प्लीज़ कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पेयर ऑफ वर्ड मीनिंग्स आर करेक्ट. ये आपका एक स्टैंडर्ड टिपिकल वर्ड मीनिंग का पेयर में से राइट आंसर सेलेक्ट करने वाला फॉर्मेट है क्वेश्चन का. तो चलिए हम जल्दी से पहले अपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं. विच पेयर ऑफ वर्ड मीनिंग्स आर करेक्ट. कौन से पेयर वर्ड मीनिंग्स के यहाँ सही है. तो एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए. ए एक्सपेक्ट होप, बी टेम्पटिंग डिस्गस्टिंग, सी बेनिफिट्स लॉस एंड डी पोटेंसी करेज. आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एक्सपेक्ट होप आपका एक बहुत अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि एक्सपेक्ट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड स्टूडेंट्स, और हम आंसर कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट से हमारा मतलब है किसी चीज़ की उम्मीद करना, आकांक्षा करना, होप करना. सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. बट जस्ट इन केस अगर आपको एक्सपेक्ट वर्ड में भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप पैसेज पे आ जाइए और पैसेज पे आके आप एक बार फिर भी कोशिश करिए इसका मीनिंग निकालने की, सो दैट अगर आपको नहीं आता हो तो आपका मार्क एक लूज ना हो इस क्वेश्चन पे एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट इन द राइट वे. तो आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग लाइन है पैसेज की, विच इज़ द लास्ट लाइन ऑफ योर पैसेज, यहाँ कहाँ एक्सपेक्ट वर्ड यूज्ड है. तो हम एक्सपेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करते हैं एंड लेट्स रीड इसके पहले वाली लाइन और इसके बाद वाली लाइन, इसका मतलब समझने के लिए. So the line says, so can you drink tea and expect a flat tummy? In form of a question, express expect word का मतलब हमें क्लियर यहाँ हो जाता है कि expect करने का मतलब उम्मीद रखना, expect करने का मतलब hope करना किसी चीज़ की. तो ये ऑलरेडी हमें पता है, most of us हम जानते हैं, तो हम इसको टिक कर सकते हैं. और अगर नहीं भी जानते तो पैसेज पढ़ के अब आप समझ गए होंगे कि expect का मतलब hope है. So please click your right answer, which is the option number A. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हमने अपने सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए और आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प हुई होगी ये मेथड यूज़ करके, इन सारी वोकैब सेक्शन को सॉल्व करने की टिप्स को यूज़ करके इन एग्जाम्पल पैसेजेस को सॉल्व करने में. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड होपफुली हम और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.